नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बात करेंगे धर्मांतरण पर एक्शन की। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसके बाद से सरकार एक्शन में है। इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल में धर्मांतरण का ये पूरा मामला है, जिस पर अब सरकार सख्त हो गई है। और क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल बैरागढ़ का, जिसमें ये पूरा खेल चल रहा था, और धर्मांतरण की शिकायत के बाद पुलिस ने रेड डाली। इसी दौरान ये बड़ी कार्रवाई की है। मिशनरी स्कूल में धर्मांतरण की ये शिकायत मिली थी, जिसके बाद से सरकार एक्शन मोड में नजर आई और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये पूरा मामला बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल का है, जहां पर पुलिस टीम पहुंची और छापामार कार्रवाई करते हुए इसमें बड़ी कार्रवाई की और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्कूल संचालक मेनिस मैथ्यू समेत ये 6 आरोपी, जो कि अब पुलिस गिरफ्त में है, इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं अपराधियों पर धर्मांतरण अधिनियम की जो धाराएं हैं वो भी बढ़ा दी गई है। संत हृदयराम नगर में क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल की यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया है, जो आसपास के गांवों के और सीहोर ज़िले के भी हैं, और उनके क्रिश्चियनिटी स्वीकार करने के लिए, उनके धर्मांतरण के लिए वहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल वहाँ रेड की, तो वहाँ 20-25 लोग प्रार्थना में शामिल थे, जिसमें से कुछ हिंदू भी थे। उनसे बारीकी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि यहाँ पर वो प्रार्थना के लिए आए हुए थे। ईसा मसीह के बारे में बताया जा रहा था, व्याख्यान दिए जा रहे थे, और साथ ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में कुछ अशोभनीय बातें कही जा रही थी। इस तरह का जब थाने में लिखित आवेदन मिक्की दास की तरफ से प्राप्त हुआ, तो थाने में 153A IPC का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। तत्काल FIR कर दी गई है उस पर, और उसके साथ ही जितने भी मिशनरी स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उनके अंदर इस तरह की गतिविधियां चल तो नहीं रही है। इंटेलिजेंस को हमने कहा है कि इन सब पर भी नजर रखें। घटना होने के बाद ही सरकार सख्त क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि सरकार को जो काम करना है वो उसको छोड़कर वो सब काम कर रही जो उसे नहीं करना है। जहाँ तक ताल्लुक है धर्मांतरण का, उसके लिए देश में पर्याप्त कानून है। यदि उस कानून का सरकार पालन करते हुए धर्मांतरण को रोकना चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर जो बात कल की घटना को लेकर सामने आ रही है, उसमें स्पष्टता संकेत हैं कि कथित तौर पर जिस व्यक्ति पर या जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर आरोप लग रहा है वहाँ धर्मांतरण का, उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के ही एक भोपाल के विधायक से है। अब माननीय गृह मंत्री जी को चाहिए कि वो अपने इंटेलिजेंस से वो जांच कराएं कि भारतीय जनता पार्टी के कौन विधायक के कांटेक्ट में कथित आरोपित लोग हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान जुड़ चुके हैं। शोएब, किस तरह से पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था, कैसे इसका खुलासा हुआ और अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है? पहला मामला इस तरह का सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश में कई बार जो है इस तरह के धर्मांतरण के मामले सामने आए। इसको लेकर देखिए कानून भी सख्त बनाए गए। फिलहाल देखिए इम्प्लीमेंट की इसको लेकर ज़रूरत है मॉनिटरिंग की। जिस तरह देखिए भोपाल के बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में जो है इस तरह की गतिविधियां देखने को मिली थी, और स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को इसकी सूचना दी, उसके बाद तो पुलिस वहाँ पर पहुंची, रेड की गई, और उसके बाद जो है देखा गया कि जो है धर्मांतरण की जो गतिविधियां वो देखने को मिली थी। और बिल्कुल देखिए इस पूरे मामले में जो है 6 आरोपी बनाए गए। धर्मांतरण अधिनियम के तहत भी जो है उन पर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल जो स्कूल संचालक है वह भी फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को गंभीरता से सरकार ने भी लिया है। गृह मंत्री अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए तो उन्होंने अब पूरे मध्य प्रदेश के जो भी मिशनरी स्कूल हैं उनमें इंटेलिजेंस को नज़र रखने के लिए कहा है कि अगर इस तरह की गतिविधियां तो मिशनरी स्कूलों में नहीं चल रही हैं।
वही देखिए, अगर बात की जाए भाजपा विधायक जिस तरह से अगर रामेश्वर शर्मा की, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको लेकर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है और बात भी कह रहे हैं। फिलहाल सरकार ने देखिए इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया है और पूरे ही मध्य प्रदेश में जो है अब इस तरह से मिशनरी जो स्कूल है जो संचालित हो रहे हैं वो जो है अब इंटेलिजेंस की नज़र में रहेंगे। इस पूरे मामले में देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक बेटी और जो पिता है ये पूरा धर्मांतरण का जो खेल है उनकी तरफ से देखने को मिल रहा था। जिस तरह से वो जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरित कर रहे थे दूसरे धर्म में आने के लिए और ब्रेन वॉश, जिस तरह से कहा जा सकता है कि ब्रेन वॉश वो कर रहे थे और गरीब तबके के जो लोग हैं ऐसे लोगों के पास जाकर इसके जो है दूसरे धर्म की विशेषताएं वो बता रहे थे, दूसरे धर्म के बारे में गलत अफवाहें वो कह रहे थे। तो इस तरह की स्थिति थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे ही जो है रैकेट का पर्दाफाश किया है और अब जो है फिलहाल जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात अब की जा रही है। शोएब, कुछ किताबें भी स्कूल से बरामद की गई हैं जिनके आश्रय ये ब्रेन वॉश करते थे। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है 20 से 25 युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। देखिए सभी को जो है हिरासत में लिया है, सभी से पूछताछ की जा रही है कौन कौन इनसे जुड़े हुए थे। और देखिए भोपाल से नहीं सीहोर तक से और दूसरी जगहों तक से जो लोग यहाँ पर दिखाई दिए हैं जो अलग तरह से जो है वहाँ पर प्रार्थना करते हुए या दिखाई दे रहे थे या किताबें दी गई थी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी दूसरे धर्म के थे और उन्होंने फिर जो है ईसाई धर्म अपनाया है और उसके बाद जो है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में वो जुटे हुए थे और दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनको टारगेट वो कर रहे थे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पैसों का भी लालच या ज़मीन का लालच दिया जाता है। फिलहाल देखिए अब जो जहाँ पर जो क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल है उसकी ज़मीन की भी अब जांच की जाएगी कि ये अवैध निर्माण तो नहीं है स्कूल का, किसी तरह से सरकारी जगह पर कब्जा करके तो नहीं बनाया गया। क्योंकि पहले भी मिशनरी स्कूलों को लेकर ये बात सामने आई थी कि सरकार की कई ऐसी जगहें हैं जो ज़मीन है उन पर कब्जा करके जो है मिशनरी स्कूल बनाए गए। फिलहाल इसकी भी जाँच होगी, अगर अवैध पाया जाता है तो इसको फिर सरकार तोड़ेगी। तो इस तरह की भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद शोएब तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आई है। हमारे साथ अमित तावरे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उमेश शर्मा जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है IND24 पर। उमेश शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा कि सरकार का इंटेलिजेंस किस तरह से काम करता है, क्योंकि इंटेलिजेंस पर अब सवाल उठ रहे हैं और ये धर्मांतरण का खेल पिछले कई दिनों से चल रहा था। इस तरह की घटनाएं होने के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है? नहीं, इसको हम लोग इंटेलिजेंस फेलियर से जोड़कर नहीं देख रहे हैं। सरकार की अपनी दृढ़ मान्यता है और सरकार प्रत्येक धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी पूजा पद्धति उपयोग की अनुमति देती है और उसमें हम विश्वास भी करते हैं। अब कोई अपनी पूजा पद्धति अपनी प्रार्थना के तौर तरीकों के अंदर धर्मांतरण को शामिल करता है तो वो बहुत गंभीर आपत्तिजनक विषय है। इस प्रकार की किसी के धर्म स्थल पे जाके तफ्तीश करना या इन्वेस्टिगेशन करना इसको तो सरकार अनुचित मानती है। पर अगर किसी को पूजा पद्धति की, प्रार्थना की और धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसका दुरुपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर और विचारणीय प्रश्न है और इस प्रकार के प्रकरण जब संज्ञान में आते हैं तो सरकार इस पर कठोरतम कार्रवाई करती है। जो जिन युवक युवतियों को हिरासत में लिए गए उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा है कि क्रिश्चियन धर्म में जाने से गरीबी दूर हो जाती है और जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं, इसलिए हम खुद खुशी से धर्मांतरण करवा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं वो। मुझे लग रहा है कि ये जो धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने वाले लोग आते हैं ये बहुत दक्ष और प्रशिक्षित होते हैं और ये भय के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर, दबाव के आधार पर धर्मांतरित कराते हैं और ब्रेन वॉश भी करते हैं और मन मस्तिष्क में और अंतर चेतना में कहीं ना कहीं इस बात को विद्यमान करा देते हैं कि आपको चंगाई मिलेगी, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आप पर ईश्वर कृपालु होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे निरक्षर लोग होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या गरीब वर्ग का जो तबका होता है जो आसानी से इनकी बातों में आ जाता है, प्रलोभन में आ जाता है, ऐसे लोगों को ये एक तो अंधविश्वास इनके दिमाग में बैठा कर धर्म का मुखौटा ओढ़कर इस तरह से जो इनको मतांतरित करा जाता है, धर्मांतरित करा जाता है तो ये लोग बहुत दक्ष और प्रशिक्षित होते हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध बहुत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। अमित तावरे जी, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार आप भी सवाल उठा रहे हैं?
देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक लंबे समय से सरकार है, यदि 15 महीने को छोड़ दिया जाए। चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से इंटेलिजेंस फेल्यूर एक गंभीर विषय है। सिर्फ ये मामले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम चाहे खरगोन की बात कर लें, हम चाहे गुना की बात कर लें, हम चाहे सिवनी आदिवासियों की जब हत्या होती है हम उसकी बात कर लें, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, या यूं कहें कि उसका राजनीतिकरण हो गया है। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाना और सरकार को पता न चलना, क्योंकि देखिए धर्मांतरण के लिए हमारे देश में पर्याप्त कानून है और मेरी जानकारी के अनुसार तो मध्य प्रदेश ने भी कई अपने हिसाब से कानून बनाए हैं। यदि उसका सही ढंग से उपयोग हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की घटनाएं होंगी, और हमें कोई दिक्कत नहीं है यदि कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन इतने सारे कानून होने के बाद भी हर महीने 2 महीने में ऐसी घटनाएं होना, ये सरकार की कार्य प्रणाली पे संदेह जाहिर करता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है, आपकी भी सरकार आई, आपको भी नहीं पता चला? हमारी सरकार के रिकॉर्ड आप मुझे बताइए, नहीं हो तो मैं बताता हूँ आपको। हमारी 2-3 साल से ये चल रहा है, जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं उस स्कूल पे हम बात कर रहे हैं। 2-3 साल से ये पूरा खेल चल रहा है, आपकी सरकार आई, आपने किस स्तर पर इसकी जांच की, आपको क्यों नहीं पता चला? नहीं, हमारी सरकार के समय कब ऐसा हुआ आप बताइए, कोई प्रमाण हो तो आप दीजिए हमें। नहीं, जो बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं, बीते 2-3 सालों से इसी तरह से धर्मांतरण हो रहा है, कई लोग जो है धर्मांतरण भी करवा चुके हैं। देखिए, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की एक लंबे समय से सरकार मध्य प्रदेश में है और माननीय गृह मंत्री जी जो अपने आप को सबसे सतर्क गृह मंत्री मानते हैं और लगातार एक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी आंखों के नीचे ऐसा यदि खेल चले तो वो बड़ा ही दुखदाई है। और मैं तो आपसे बोल रहा हूँ ना कि एक जगह इंटेलिजेंस सिस्टम फेल नहीं हो रहा है, इनका सभी जगह हो रहा है। मध्य प्रदेश की चारों दिशाओं में हो रहा है, ग्वालियर चंबल में हो रहा है, मालवा अंचल में हो रहा है, बुंदेलखंड में हो रहा है, आपका महाकौशल में हो रहा है। सभी जगह घटना होने के बाद ये लोग कार्रवाई के लिए निकलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पे शंका जाहिर कर रहा है। बिल्कुल। गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, हर धर्म की अपनी विशेषताएं होती, श्रेष्ठताएं होती है, उनको बताना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी धर्म को नीचा दिखाएं, ये कितना उचित है? नहीं, देखिए, अगर हम किसी धर्म को नीचा दिखा रहे हैं तो ये तो पूर्ण रूप से अनुचित है और अधर्म है। अगर हम उसे धर्म की श्रेणी में देखें तो ये अधर्म की श्रेणी में आता अगर हम इस तरीके का कृत्य करते हैं। लेकिन जिस तरीके की घटना सामने आई है वो तो वाकई में बहुत ज्यादा निंदनीय है और इसकी सूक्ष्म जांच भी की जाना चाहिए और इसका विस्तृत विश्लेषण भी किया जाना चाहिए कि आखिर कोई धर्मांतरण जैसा कृत्य क्यों कर रहा है, क्यों उस तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, अपना धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म की शरण ले रहा है। एक नंबर 2, क्या उस धर्म में प्रभावित किया जा रहा है, हिलाया फुसलाया जा रहा है या धमकाया जा रहा है या लोभ प्रलोभन दिया जा रहा है, इसकी सूक्ष्म जांच की जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश में लंबे समय से आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत सक्रिय तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए काम कर रहा है। 10-15 साल से नहीं, लगभग 20-25 सालों से कर रहा है। उसके बाद भी अगर इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं तो ये एक सामाजिक जो दूरियां पनपती जा रही हैं उसको भी उजागर कर रहा है। सरकार को इसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए आखिर क्यों, क्योंकि सरकार कितनी योजनाएं चला रही है। ये जो लोग वहां पर धर्मांतरण कराने गए थे वो बहुत ही गरीब तबके के लोग थे, निचले तबके के लोग थे। आखिर उनकी क्या मजबूरियां थी, उन्हें समझना होगा। सरकार जब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, क्या उनका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है? क्या वो आर्थिक तौर पर पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं? क्या उनको उनके धर्म के लोग हिकारत की दृष्टि से देख रहे हैं? यह कदम आदमी बहुत लंबे समय बाद विचार विमर्श के बाद लेता है, कोई आसानी के साथ नहीं लेता और सरकार को इसकी सूक्ष्म जांच करना चाहिए। जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया उनके जो तर्क सामने आए हैं, गरीबी का उन्होंने हवाला दिया, इसके अलावा
जो रोग दूर होते हैं, तो इसका किस तरह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है जिस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आखिर आदमी बहुत ज्यादा मजबूर जब होता है तब उस परिस्थिति में जाकर के वो यह कदम उठाता है धर्मांतरण को लेकर के। तो सरकार को उनका सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए कि आखिर कमी कहाँ है। हम जो योजनाएं चला रहे हैं, क्या उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है, नहीं? क्या उसका लाभ उन गरीबों को मिल पा रहा है या नहीं? दूसरी चीज, क्या उनकी ऐसी आर्थिक आवश्यकताएं कितनी बड़ी हैं जो इसके लोभ या लालच में वो अन्य धर्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? क्या यह भी सोचना चाहिए कि क्या वाकई में कहीं उन्हें कोई दबाव और धमका कर तो नहीं किया जा रहा? सरकार इसकी सूक्ष्म जांच करे। चूंकि आज तो प्रकरण दर्ज हुआ है, तो इसकी सूक्ष्म जांच की जाना चाहिए और विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए और बड़े स्तर पर होना चाहिए, छोटे मोटे स्तर पर नहीं कि सामान्य तरीके से आपने जाकर वहां पर खाना पूर्ति कर दी, बयान ले ली और बयान के बाद आपने एक कर्तव्य की तीसरी कर ली। एक बड़े अधिकारियों का दल बनाया जाए और वो अधिकारियों का दल जाकर उनकी उस वास्तविक परिस्थिति को समझे। बिल्कुल। उसके बाद अगर ये घटना होती है तो उसका फिर विश्लेषण करे। तो सरकार को 1-2 दिन में ये चीजें समझ में नहीं आएगी। इसके लिए को समझने के लिए कम से कम 6 महीने 7 महीने का विस्तृत अध्ययन करना होगा। बिल्कुल। उमेश शर्मा जी, गौरव जी ने जो सुझाव दिए हैं उन पर आप किस तरह से काम करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मुझे लग रहा है कि ये जो धर्मांतरण करने वाली इकाइयां होती है ना, इनका अपना एक जो सिस्टम है और एक जो पद्धति है, और ये जो जिस तरह से निचले तबके का ब्रेन वॉश करते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत प्रशिक्षु लोग होते हैं। गौरव जी ने जो प्रश्न उठाए हैं वो भी इसमें सहायक कारण हो सकते हैं। पर सरकार की तरफ से मुझे लग रहा है कि जो हमारा नीचे बीपीएल के नीचे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, चाहे कोरोना का काल हो या मध्य प्रदेश सरकार की 18 साल के अंदर हम देखेंगे तो जितनी योजनाएं हैं वो इसी वर्ग को केंद्रित करके बनाई गई है। और ये भी ठीक बात है कि ये भी देखना चाहिए कि योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये तो 100% है कि योजना का लाभ मिल रहा है, क्योंकि योजना का लाभ जिनको प्राप्त हो रहा है उसके आंकड़े सरकार के पास है। तो फिर क्या कारण है कि जिसके कारण ये लोग धर्मांतरित हो रहे हैं? तो इनको रोग का भी भय दिखाया जाता है, बीमारी का भय दिखाया जाता है, अंधविश्वास दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सारे कारणों की पड़ताल हो रही है और निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि ये जो कार्रवाई अभी संज्ञान में आई है और धर्मांतरण करने वाले जो लोग थे जिनको चिन्हित करा गया, शिनाख्त करा गया, राउंड अप करा गया, ऐसे सारे लोगों पर ऐसी कठोरतम कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि एक मिसाल बनेगी, नजीर बनेगी और आने वाले समय पे इस तरह के जो तत्व हैं वो निश्चित रूप से खोप खाएंगे। अमित जी, सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी कि नजीर बनेगी और जांच दल का भी गठन कर दिया गया, इंटेलिजेंस को भी सतर्क रहने को कहा है। देखिए, मैं कल भी आपके चैनल पे बैठा था और उससे पहले भी जब भी बैठा था तो मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जब भी कोई भी घटना होती है तो एक बिल्कुल कॉमन सा बयान सरकार से लेकर संगठन के लोग देते हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बन जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने बताया और यहाँ पे चर्चा में जो बात सामने आई है कि वो लोग इसलिए करते हैं कि उनको बेहतर स्वास्थ्य का उनको भरोसा दिया जाता है, बेहतर शिक्षा का भरोसा दिया जाता है और उनके साथ अन्याय ना हो ये भरोसा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम में फेल्यूर है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी राजगढ़ जिले के गांव में गए थे जहां पे उन्होंने एक आदिवासी के यहाँ बेर खाए थे, आपको याद होगा जी। कल वहां पर एक हमारे दलित भाई की बारात को निकलने नहीं दिया गया, उसको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया। स्थिति इतनी गंभीर हुई कि वहां पे जो दुल्हन थी, लड़की पक्ष के घर के ऊपर हमला किया गया और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहां पे कलेक्टर और एसपी को खुद खड़े रहकर शादी करवानी पड़ी। तो आप समझिए, जहां पे मुख्यमंत्री ने जिस आदिवासी के घर में बेर खाए हो वो पूरा एक संदेश दिया हो मध्य प्रदेश में, वहां पे ऐसी स्थिति है। तो आप सोचो कि जो भोपाल से राजधानी से दूरांचल के जो गांव हैं वहां पे इन लोगों की आखिर क्या स्थिति होगी। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को ये चीज स्वीकार करना चाहिए और जो सरकार से जुड़े संगठन के लोग हैं उनको भी ये चीज स्वीकार करना चाहिए और अपनी सरकार को ये बात बताना चाहिए कि कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां हैं। और दूसरी बात ये है कि चेहरा देखकर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह पर बजरंग दल का भी नाम आता है कि स्कूल में जो है वो पिछली बार जो गंजबासोदा के आसपास वो स्कूल में तोड़फोड़ करी थी, क्या कार्रवाई हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आए दिन आता है कि विश्वविद्यालयों में ये लोग गदर करते हैं,
तो कार्रवाई जो है वो सब पर होना चाहिए, तभी आप एक न्याय की व्यवस्था जो है सबके सामने रख सकते हैं। बिल्कुल। उमेश शर्मा जी, जवाब दीजिए, क्या वाकई में जातिवाद का जहर इतना फैल चुका है कि एक आदिवासी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता? दूसरा सवाल ये भी है कि आपके कुछ हिंदू संगठन जो कि अब इसको लेकर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। देखिए, ये सामाजिक बुराई कोई समाज में आज से विद्यमान है ऐसा तो नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि जिस वैचारिक अधिष्ठान को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कि भूल से भी मुख में जाति पंथ की ना बात हो, हम तो जातिगत व्यवस्था के अंदर सामाजिक समरसता का भाव पैदा करने वाले वैचारिक अधिष्ठान के साथ काम करते हैं। तो ये उम्मीद करना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रकार के घटनाक्रम घट रहे, इतना बड़ा समाज है, समाज में इतने लंबे समय से आज जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें अब तो बहुत अत्यधिक सुधार हुआ है। एक समय इस तरह की घटनाएं जो है वो अधिसंख्य की जानकारी में आती थी, और अब तो ऐसा नहीं होता है, और इसमें कोई सरकारें दोषी नहीं होती है। ये सामाजिक गिरावट का विषय होता है, और मुझे लगता है कि इसमें सामाजिक जागृति की आवश्यकता है। हमने तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में भी ऐसा देखा है कि दलित और आदिवासी बच्चियों को निर्वस्त्र करके गांव में जुलूस निकाले गए, उस प्रकार के घटनाक्रम भी देखे हैं। और हम उसको दिग्विजय सरकार का फेल्यूर नहीं मानते, क्योंकि सरकार जो भी इस तरह के घटनाक्रम होते हैं वो संज्ञान में आने के बाद तत्काल कार्रवाई करती है। पर कहीं ना कहीं एक सामाजिक जागरण की आवश्यकता है। इस बात की चिंता करना पड़ेगी कि समाज में इस तरह का जो सामाजिक और जातिगत विभेद हो रहा है, इस विभेद को रोकने के लिए क्या करा जा सकता है। सरकार जो है घटनाक्रम होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार उसके लिए दोषी मानी जाएगी। बिल्कुल। एक आखिरी कमेंट हम गौरव चतुर्वेदी जी से लेंगे। गौरव जी, क्या वाकई में सामाजिक जागरूकता से इस तरह के मामले रोके जा सकते हैं क्या? नहीं, स्वाभाविक है, सामाजिक जागरूकता के इस तरीके के धर्मांतरण को रोका जा सके। इस तरीके के धर्मांतरण एक स्वेच्छा का विषय है। अगर हम अपनी स्वतंत्रता के साथ अगर हम किसी धर्म को, अन्य धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं अगर किसी को बहला फुसलाकर, लोभ प्रलोभन कर या डरा धमकाकर धर्मांतरण किया जा रहा है, तो इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए शासन को, प्रशासन को और जनता को, राजनीतिक संगठनों को एक साथ आकर जन जागरण का अभियान चलाना होगा। और जन जागरण का अभियान ना भी चलाए कि अगर हम देखें तो सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बहुत निचले स्तर तक काम करते हैं, तो जब उनके सामने इस तरीके की कोई छोटी मोटी घटना भी आती है, समझ में आता है कि यहाँ किसी को बहलाया फुसलाया जा रहा है, या डराया धमकाया जा रहा है, या लोभ प्रलोभन दिया जा रहा है, तो हाँ, उस बात की सूचना वो आगे तक दे, अपने बड़े नेतृत्व को दे, जिससे वहां पर होने वाली इस तरीके की बड़ी घटना को रोका जा सके। तो जन जागरण भी होगा, और जन जागरण के साथ साथ एक टू वे सिस्टम के साथ इस पर काम करना होगा, तब जाकर इस तरीके की घटनाएं रुक पाएंगी। बिल्कुल। आप तीनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, गौरव जी, अमित जी, उमेश शर्मा जी। तो कुल मिलाकर धर्मांतरण के इस खेल में सरकार सख्त हो गई, एक्शन मोड में है। 6 आरोपियों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 20 से 25 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। और एक महत्वपूर्ण बात इस पूछताछ में निकलकर सामने आई, वो ये कि गरीबी और आर्थिक बदहाली कहीं ना कहीं इस धर्मांतरण के पीछे बड़ा कारण है, जिसे सामाजिक जागरूकता के जरिए रोका जा सकता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24।